हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारे क्लास 10 मैथ्स का सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर्स। और इस चैप्टर को हम एकदम स्क्रैच से पढ़ने वाले हैं। मतलब अगर तुम्हें इस वीडियो से पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता था तब भी तुम इस वीडियो को देख सकते हो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं तुम्हें एकदम बेसिक से रियल नंबर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, सारे अच्छे से समझा दूंगा। साथ ही साथ तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में रियल नंबर्स चैप्टर से एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे आज इस वीडियो में मैं तुम्हें करवा दूंगा। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और मेरा नाम है ज्योतिराज। तो चलो अब जल्दी से इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होगे। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 से डिविजिबल होते हैं और खुद से डिविजिबल होते हैं। उनका और कोई भी फैक्टर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारे नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो सिर्फ 1 से डिविजिबल होंगे और खुद से डिविजिबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 11 को ही ले लें तो देखो 11 जो होता है ना, वो सिर्फ 1 से डिविजिबल होता है और खुद से डिविजिबल होगा। इसका कोई और फैक्टर नहीं होता है। क्या 11 2 से डिविजिबल है? नहीं। 2 11 को डिवाइड करता है? नहीं करता है। 3 डिवाइड करता है? नहीं करता है। 4 डिवाइड करता है? नहीं करता है। उसी तरह से तुम 7 को ही ले लो। 7 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? 1 डिवाइड करते हैं और 7 ही डिवाइड करते हैं। तो ये सारे नंबर्स जिनके फैक्टर्स सिर्फ 1 होते हैं और वो खुद होते हैं, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तुम्हें प्राइम नंबर समझ में आ गया। तो अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का उल्टा होता है, मतलब इनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। चलो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, इनके 2 से ज्यादा फैक्टर है। कैसे? जैसे 4 को ही ले लो। 4 को क्या क्या डिवाइड करता है? एक तो 1 डिवाइड करेगा, दूसरा क्या डिवाइड करेगा? 2 डिवाइड करेगा, तीसरा क्या डिवाइड करेगा? 4 खुद डिवाइड करेगा। 4 खुद को तो डिवाइड करेगा ही ना। तो यहां पे तुम देख सकते हो कि 4 के 3 फैक्टर हो गए। उसी तरह से अगर तुम 8 को ही ले लो, 8 को ले लेते हैं, तो 8 को क्या कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे? 2 डिवाइड करेंगे, 4 भी डिवाइड करेगा, ऑफ कोर्स 1 भी डिवाइड करेगा और 8 खुद भी डिवाइड करेगा। तो तुम यहां पे देख सकते हो इसके 4 फैक्टर हो गए। उसी तरह से अगर तुम 9 को ले लेते हो तो 9 को 3 डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड करेगा, 9 खुद भी डिवाइड करेगा। तो इस तरह से तुम्हें क्या पता चलता है कि कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो ये चीज तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं कि 1 जो होता है ना, 1 क्या होता है? प्राइम नंबर होता है या कंपोजिट नंबर होता है? तुम लोग सोच करके आंसर करो। तो देखो, यहां पे कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जो 1 होता है ना, वो ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। अब देखो, एक और जनरल सा बात है, उसे याद रखना। जो प्राइम नंबर्स होते हैं या कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ये हमेशा नेचुरल नंबर्स होते हैं, मतलब 0 से बड़े नंबर होते हैं। ठीक है, आई होप सो इतना क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अब देखो, हम अगले टॉपिक को देखते हैं। ये टॉपिक कुछ भी नहीं है। इस टॉपिक में तुम्हें बस यही बोला जा रहा है कि दुनिया के जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं ना, वो प्राइम के मल्टीपल्स होते हैं। एग्जांपल ही ले लेते हैं, कोई भी हम लोग एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। तो 6 क्या होता है? 6 होता है 2 प्राइम नंबर का मल्टीपल, या फिर तुम इसे कह सकते हो 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट। उसी तरह से अगर तुम दुनिया के और कोई भी प्राइम नंबर को ले लोगे, चलो हम कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं। तो 18 क्या होता है? इसके क्या क्या मल्टीपल होंगे? इसके मल्टीपल होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? ये हो गए तुम्हारे प्राइम नंबर्स। तो इससे क्या पता चल रहा है कि दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं ना, दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, वो प्राइम के मल्टीपल्स होते हैं। किसके मल्टीपल्स होते हैं? प्राइम के मल्टीपल्स होते हैं। आई होप से ये क्लियर होगा। यही यहां पे बताया गया, यहां पे एग्जांपल भी दिया गया। जैसे तुम यहां 54 को देख सकते हो। तो 54 क्या है? 54 एक कंपोजिट नंबर है। अब हम इस टॉपिक में सीखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है और इन्हें कैसे फाइंड करते हैं। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता है। तो मैं तुम्हें एकदम बेसिक से इस चीज को समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एचसीएफ से। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि सबसे बड़ा नंबर जो 2 या 2 से अधिक नंबर को डिवाइड करे। आई नो अभी तक किसी को सब कुछ खास समझ में नहीं आया होगा, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, हमने 2 नंबर को ले लिया है। ठीक है, एक नंबर है तुम्हारा 12 और दूसरा नंबर है 18। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? हम सबको पता है सबसे बड़ा नंबर होगा 6। क्या 6 से कोई और बड़ा नंबर हो सकता है? क्या 7 इसको डिवाइड कर सकता है? इन दोनों को 8 डिवाइड कर सकता है? दोनों को नहीं कर सकता है। 9 डिवाइड कर सकता है? इन दोनों को नहीं कर सकता है। 9 बस 18 को डिवाइड करेगा, 12 को डिवाइड नहीं करेगा। तो ऐसा कॉमन नंबर होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन नंबर जो इन दोनों डिजिट को डिवाइड करे, वो इन दोनों डिजिट का एचसीएफ हो जाएगा।
लेकिन देखो ये तो छोटे नंबर्स थे, इसलिए हमें पता चल गया कि 6 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अगर बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे तब तुम लोग कैसे फाइंड करोगे? तो देखो बड़े बड़े नंबर के एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, जिसे हम अगले टॉपिक में सीखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि सबसे छोटा नंबर जो दो नंबर के मल्टीपल में हो। चलो एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। 12 और 18 ही ले लेते हैं। तो 12 और 18 का मल्टीपल में ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा? तो 12 और 18 के मल्टीपल में ऐसा कौन सा कॉमन नंबर होगा जो दोनों में आएगा? तो वो है 36। ऐसा क्यों? क्योंकि 12 के मल्टीपल में भी 36 आता है और 18 के मल्टीपल में भी 36 आता है। तो ये जो 36 है ना, ये सबसे छोटा नंबर है जो 12 और 18 दोनों के मल्टीपल में आता है। अब देखो हमारे पास बहुत छोटे छोटे नंबर थे, 12 और 18 थे, इसलिए हमने बहुत ही इजीली फाइंड कर दिया लोएस्ट कॉमन नंबर जो इन दोनों के मल्टीपल में आता है। लेकिन अगर यहां पे बड़े बड़े नंबर होते तो हम फाइंड नहीं कर पाते, मतलब हम फाइंड कर लेते बट ऐसे सोचकर फाइंड नहीं कर पाते। उसके लिए हमें जानना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हम अगले टॉपिक में जानेंगे एज यूजुअल। अब देखो 12 और 18 के मल्टीपल में और भी नंबर आते हैं, लेकिन वो एलसीएम नहीं होंगे, क्योंकि एलसीएम सबसे छोटा नंबर होता है जो दोनों के मल्टीपल में आए। जैसे कि तुम 72 को ही ले लो, 18 4 जा 72 होता है और 12 6 जा 72 होता है। बट ये जो 72 है ना, ये एलसीएम नहीं होगा, क्योंकि ये कॉमन मल्टीपल तो है लेकिन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है। आई होप सो तुम्हें एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम हमारे अगले टॉपिक को देखते हैं। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, अब हम लोग सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को। बहुत ही ज्यादा आसान होता है। देखो कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर ले लेते हैं, एक 60। रुक जाओ, हाँ, कोई भी नंबर ले लेते हैं, सपोज 60 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे छोटा प्राइम नंबर लेंगे जो इसको डिवाइड कर सकता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड करेगा वो क्या होगा? वो 2 होगा। ऑफ कोर्स इवन नंबर है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, हम इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब फिर से ये जो हमारा रिमाइंडर है ना, हम देखेंगे इसको सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा जो डिवाइड कर सकता है? वो अगेन 2 होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी एक इवन नंबर है। तो फिर से यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा ये। अब जो रिमाइंडर बचा, इसको कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो इसको डिवाइड करेगा? बहुत आसान है ब्रो, 3 होगा। वो 3 है जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो इसको डिवाइड करेगा। 3 5 जा 15, ठीक है। अब हमारा लास्ट रिमाइंडर आया। अब ये जो 5 रिमाइंडर आया ना, इसको सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा जो डिवाइड करेगा? ऑफ कोर्स 5 इटसेल्फ। इससे छोटा नंबर कोई तो है नहीं जो इसको डिवाइड करे, कोई भी प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब ये जो तुम्हारा निकला ना, देखो ये जो निकला तुम्हारा 2 into 2 into 3 into 5 into 1, ये हो गया 60 का प्राइम फैक्टर्स। और ये जो मेथड हमने पूरा फॉलो करा ना, ये हो गया तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम जानेंगे कि कैसे हम इस मेथड से एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक दो नंबर्स के और प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी फाइंड करेंगे। एक सेकेंड, यहां पे थोड़ा सा जगह खाली करते हैं। चलो ना 48 के प्राइम फैक्टर को फाइंड करते हैं, ठीक है। तुम लोग साथ में मेरे साथ करना, तुम लोग को आदत हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड करेगा, 2 to the 4, 2 4 जा 8। फिर ये भी इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर ये भी इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर ये भी इवन नंबर है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। और ये हो गया फाइनल ये। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हो गए वो 2 into 2 into 2 into 2 into 3 हो गया, ठीक है। रुक जाओ, एक और नंबर ले लेते हैं, 64 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इसको सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा जो होगा डिवाइड करेगा, वो 2 होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इवन नंबर है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। आई होप सो तुम्हें आप समझ में आ गया होगा। प्राइम नंबर से ही हम बस डिवाइड करते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर से डिवाइड नहीं करते हैं, और वो भी सबसे छोटा प्राइम नंबर होना चाहिए। बार बार सेम चीज रिपीट नहीं करूंगा। आई होप सो तुम्हें ये चीज क्लियर हो गया होगा। डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, अब सबके प्राइम फैक्टर्स को लिख लेते हैं। उसके बाद हम इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे पहले, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टर क्या था 60 का, यहां पे लिख लेते हैं। 60 का तुम्हारा प्राइम फैक्टर था 2 into 2 into 3 into 5। उसी तरह से 48 का तुम्हारा क्या प्राइम फैक्टर्स था? 48 का प्राइम फैक्टर्स था तुम्हारा 2 into 2 into 2 into 2 into 3। और 64 का प्राइम फैक्टर्स तुम्हारा क्या था? आई होप सो तुम्हें दिख रहा होगा। 64 का प्राइम फैक्टर था 2 into 1 2 3 4 5 5 बार 2, और नीचे भी एक 2 है, ठीक है। अब देखो एचसीएफ बहुत ही इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? देखो एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर। तो अब इन तीनों में से
हम कॉमन लेंगे, जो तीनों में कॉमन होगा बस उसे ही लेंगे। तुम यहां पे देख सकते हो कि यहां 2 2 2 कॉमन है, हाँ यहां पे 2 2 2 कॉमन है, एक बार निकल गया। फिर यहां पे तुम देखोगे फिर 2 2 2 कॉमन है, और कहीं कुछ कॉमन है क्या? यहां तीनों में 3 कॉमन है, नहीं है, लास्ट वाले में 3 नहीं है, बस पहले दो में 3 है, ठीक है। और 2 इसमें तो 2 कहीं है ही नहीं, इन दोनों में कॉमन है, जो तीनों में कॉमन होगा हम बस वही लेंगे। तो यहां से क्या निकला, यहां से एक 2 निकला और यहां से एक 2 निकला, ठीक है। इन तीनों में क्या कॉमन निकला, 2 बार 2 निकला, मतलब मल्टीप्लाई करके आएगा 4। तो ये जो 4 है ना, ये इन तीनों नंबर का एचसीएफ हो गया। तुम ऐसे ही एचसीएफ को फाइंड करते हो, बहुत ही इजी सा मेथड होता है। अब हम जान लेते हैं कि हम एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। इन्हीं 3 नंबर का हम एलसीएम फाइंड करते हैं, ठीक है। एलसीएम में क्या होता है, वेट पहले इसको इरेज करने दो, इरेज नहीं करते हैं इसको हम। ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया, 1 सेकेंड, ये तुम्हारा एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम में हम क्या करते हैं, हम कॉमन भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेते हैं, ठीक है। और जो 2 नंबर में कॉमन है उसको भी लेते हैं, ठीक है। जैसे ये तुम यहां पे देख सकते हो, यहां 2 2 कॉमन है, तो इन दोनों 2 को कॉमन ऐसे ले लेंगे, ठीक है। फिर यहां पे तुम देख रहे हो 3 3 कॉमन है, तो इन दोनों 3 को हम ऐसे कॉमन ले लेंगे। इसके अलावा 5 कॉमन है, नहीं कॉमन है, ठीक है, और 2 2 कॉमन है, हाँ यहां पे एक और 2 2 कॉमन है, तो उसको भी हम ले लेंगे। अब जो जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और जो बाकी बच गया है उसको भी लिख लेंगे। कैसे, देखो, वेट अ सेकंड, तुम्हें दिखेगा नहीं। तो यहां से हमने 2 लिया, ठीक है, एक कॉमन, फिर दूसरा कॉमन 2 हमने लिया, ठीक है। फिर हमने 2, फिर नीचे 2 बार कॉमन है उसको 2 बार लिख देंगे। फिर यहां पे 3 कॉमन है, उसको एक बार 3 लिखेंगे। और फिर यहां पे 5 बच गया और यहां पे 2 बार 2 बच गया, इंटू 5 और इंटू 2 बार 2। अब इसका जो वैल्यू आएगा ना, वही तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम में हम क्या करते हैं, कॉमन को भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेते हैं, लेकिन जो कॉमन है उसको एक ही बार लेंगे। एचसीएफ में भी जो कॉमन था उसको एक ही बार लिए थे। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 4 4 4 8 16 16, ठीक है। फिर उधर हो गया 5 6 15 इंटू 4। अगर इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे तुम्हारा आ जाएगा 960 आंसर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एलसीएम। तो यहां पे तुम्हारा एचसीएफ निकला 4 और यहां पे तुम्हारा एलसीएम निकला 960। तो ये 960 क्या है, ये सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों के टेबल में आता है, ठीक है, जो कॉमन है। तो ये तुम्हारा एलसीएम हो गया, वो तुम्हारा एचसीएफ हो गया। आई होप सो तुम्हें एचसीएफ और एलसीएम निकालने आ गया होगा। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो तुम्हें फिर से समझ में आ जाएगा। जिन्हें समझ में नहीं आया है एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लो, कुछ नहीं जाने वाला है, बहुत आसान है, बच्चों वाले चीजें आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखो, तुमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना तो सीख लिया, लेकिन अब हम लोग सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम पे बेस्ड एक फॉर्मूला को, जो तुम्हें आगे क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि आगे क्वेश्चंस में तुम्हें कुछ डाटा दे देगा, कहीं पे एलसीएम दे देगा, कहीं पे तुम्हें एचसीएफ दे देगा, कहीं पे तुम्हें नंबर फाइंड करना होगा। तो ये सब तुम कैसे करोगे, इस फॉर्मूला के बेसिस पे करोगे, ठीक है। इसलिए इसे ध्यान से देखना, हम इस फॉर्मूला को अच्छे से समझेंगे। पहले हम समझते हैं यहां पे ये ए बी क्या है। ए बी कुछ नहीं है, कोई भी नंबर है, ठीक है। ए बी क्या है, कोई भी 2 नंबर है। हम कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं पहले, ठीक है। सपोज ले लिए, वही इजी वाला लेते हैं, 12 और 18, ठीक है। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। मतलब क्या बोल रहा है, इन दोनों का एलसीएम और इन दोनों का एचसीएफ इज इक्वल टू 12 इंटू 18, ठीक है, यही बोल रहा है ना। चलो लिख देता हूं, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इंटू एचसीएफ ऑफ 12 and 18 is equal to 12 and 18। अब देखो 12 और 18 का हमने एलसीएम को पीछे निकाला था ना, क्या निकाला था, क्या था, वो 6 था, ठीक है। और एचसीएफ हमने निकाला था, वो क्या था, 36 था। इसका मतलब 6 इंटू 36 आना चाहिए 12 इंटू 18 के बराबर, आना चाहिए ना। चलो करके देख लेते हैं। तो 6 इंटू 36 आ रहा है 216 और 12 इंटू 18 भी आ रहा है 216। इसका मतलब ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है ना, ये करेक्ट है। मतलब कहीं भी अगर तुम्हें 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने देगा, जिसमें से कोई एक चीज गिवन होगा और नंबर बताया गया होगा, तो तुम कोई भी एक चीज फाइंड कर लोगे। मतलब कि कहीं पर अगर एलसीएम ऑफ ए बी गिवन है और ए इंटू बी भी गिवन है, तो तुम आराम से एचसीएफ फाइंड कर लोगे। या फिर अगर कहीं पे एचसीएफ गिवन है और ए और बी तुम्हें पता है, तो तुम आराम से एलसीएम फाइंड कर लोगे। आगे क्वेश्चंस देखते हैं, तब तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा। आई होप सो तुम्हें ये फॉर्मूला अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधा आते हैं हमारे एक्सरसाइज पे, ठीक है। ये तुम्हारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 तुम्हारे एनसीईआरटी का बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन में तुम्हें बोल रहा है प्राइम फैक्टर्स निकालने।
क्या बोल रहा है, प्राइम फैक्टर्स निकालने। ठीक है, हमने क्या सीखा था, प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहला तुम्हारा नंबर दिया गया है 140, तो 140 का प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 140 लिखेंगे। अब हम देखेंगे सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा जो उसको डिवाइड करेगा, वो होगा 2 ऑफ कोर्स, क्योंकि ये इवन है, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि अभी भी इवन है। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर जो उसको डिवाइड करेगा वो होगा 5। ठीक है, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकलेगा वो निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब उसी तरह से सेकंड इजी है। ठीक है, हम थर्ड को देख लेते हैं, थर्ड थोड़ा बड़ा है। थर्ड का हमें प्राइम फैक्टर निकालना है, बहुत आसान है, बस नंबर बड़ा है, हम आराम से फाइंड कर लेंगे। वेट अ मिनट। तो सबसे पहले हम यहां पे नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, तुम्हारा नंबर क्या है, 3825। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो उसको डिवाइड करेगा वो हो जाएगा 3। अब ये चीज मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैंने इन सारे डिजिट को ऐड किया और वो आया 18। ठीक है, इन सारे डिजिट को ऐड करोगे 18 आएगा, और 18 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए ये जो पूरा नंबर है ना वो भी 3 से डिविजिबल होगा। अब ये सारी चीजें तुमने 5-6 क्लास में सीखी होगी। ठीक है, ये सारी चीजें अभी यहाँ पे बता के कोई फायदा नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं। तो इसको डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 1 2 7 5। ठीक है, फिर ये जो तुम्हारा नंबर है ना ये फिर से 3 से डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, लेकिन यहां पे हमें वही नंबर लेना है जो सबसे छोटा प्राइम नंबर हो। तो फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा तुम्हारा 4 2 और 5। फिर अब ये वाला जो नंबर है ना ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम यहां पे इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 85। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और ये जो 17 है ना ये इटसेल्फ प्राइम नंबर है, मतलब इसका कोई और फैक्टर नहीं है, तो हम सीधा यहां पे 17 कर देंगे। तो इसका जो प्राइम फैक्टर निकल के आएगा वो क्या होगा, वो होगा देखो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, जिसको तुम कुछ ऐसे भी लिख सकते हो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17 का स्क्वायर, ऐसे अच्छा लिखता है। ठीक है, फाइनल जब आंसर दो तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया करो, ये भी गलत नहीं है, बट इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे तो हो सकता है टीचर खुश होकर तुम्हें ज्यादा मार्क्स दे दे, हालांकि ऐसा होता नहीं है। चलो ठीक है, बाकी जो 3 क्वेश्चन है ना इजी, इनके तुम प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर ही लोगे। मैंने एक बड़े वाले नंबर का एक छोटे वाले नंबर का कर लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन। बट अब देखो अगला क्वेश्चन कौन सा करे, 2 करे या 3 करे। 2 तुम लोग खुद से कर लेना, हम लोग 3 कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहले वही करेंगे, पहले 336 का हम लोग प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 168, फिर 2 से करेंगे 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 से करेंगे 2 4 8, 2 2 4, फिर 2 से करेंगे 2 2 4, 2 1 2, फिर 3 से करेंगे 3 7 21, और फिर लास्ट आएगा हमारा 7 1 7। तो इसका प्राइम फैक्टर निकल गया। अब इसका पहले फाइंड कर लेते हैं 54 का। तुम्हारे 54 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, और यहाँ पे 3 1 3। ठीक है, हमने दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकाल लिया। अब जल्दी से हम इनका HCF और LCM फाइंड करते हैं। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं क्योंकि वहां पे जगह नहीं बचा। तो 336 का अगर हम लोग HCF नहीं, पहले तो प्राइम फैक्टर्स निकलना पड़ेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार 4 बार इंटू 3 इंटू 7, दिख तो रहा होगा ना, मैंने काफी छोटा लिख दिया है, आई होप तो दिख रहा होगा। उसके बाद हम 54 का लिखेंगे, वो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बार 3। तो देखो बहुत सिंपल है, इसका HCF जो है ना वो हो जाएगा इसका कॉमन वाला नंबर जो 2 है यहाँ पे कॉमन, तुम्हें यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, 3 भी एक बार कॉमन है, और कुछ कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे जो इसका HCF है वो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। अब अगर इसका LCM निकालना होगा तो LCM में जो कॉमन वाले नंबर है वो तो लिखेंगे ही, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। 2 इंटू 3 तुम्हारा कॉमन हो गया, और 3 बार 2 कॉमन आ रहा है, और 2 बार 3 इंटू 7, इतने ही कॉमन है ना, और कुछ छूट गया क्या, नहीं आई थिंक नहीं छूटे हैं। ठीक है, तो इसका जो LCM का आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा इन सब का मल्टीप्लीकेशन, जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा तुम्हारा 3 0 2 और 4। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा LCM, ये हो गया तुम्हारा HCF। अब हमें प्रूफ करना है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है 6 इंटू 3024 इक्वल टू 336 इंटू 54, ये बराबर आना चाहिए। अब जल्दी से मैं कैलकुलेट करता हूं, तुम लोग कैलकुलेट करो और बताओ कि दोनों का क्या आता है। मुझसे पहले वीडियो को पॉज करो और कैलकुलेट करके बताओ। तो मेरा आया है 18144, और इधर भी आया है 18144, मतलब कि मैंने जो सॉल्व किया, जो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाला वो भी सही है, हमारा HCF भी सही है, हमारा LCM भी सही है, और ये जो फॉर्मूला है ना
ये भी सही है, ठीक है। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हें खुद से करना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये वाला भी सेम क्वेश्चन है, मैं एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 3 नंबर दे दिया है। मैंने तुम्हें पहले ही बता चुका है 3 नंबर का भी कैसे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं, वही करना है। प्राइम फैक्टर्स तीनों का कर लेते हैं। 12 का पहले प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, इसका प्राइम फैक्टर निकल गया। दूसरा नंबर कौन सा 15 है, तो 15 का भी कर लेंगे। 15 का 3, हाँ 3 5 15, 5 1 5, ठीक है। 21 का भी कर लेंगे, तो 21 का क्या आएगा, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, ठीक है। अब तीनों के प्राइम फैक्टर्स को लिखते हैं। 12 का तुम्हारा क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा 2 × 2 × 3, और 15 का हो जाएगा तुम्हारा 3 × 5 × 1, मतलब जो भी है। और 21 का हो जाएगा 3 बार 3। अच्छा आई एम सॉरी, यहाँ पे 21 का ये नहीं होगा, 3 7 या 21 होता है, माई बैड। 3 7 21, तो ये नहीं होगा, 7 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तुम्हारा हो जाएगा 3 × 7 × 1। हमसे भी कभी कभी गलती हो जाती है दोस्तों, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बहुत ही सिंपल है, एचसीएफ क्या होगा जो तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन क्या है, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है, बस 3 कॉमन है। इसके अलावा कुछ भी कॉमन है, 2 कॉमन है तीनों में नहीं है, 5 भी तीनों में कॉमन नहीं है, 7 भी तीनों में कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ तुम्हारा बस 3 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 3 × उसके अलावा जो भी है, ठीक है। 3 तो एक बार कॉमन निकल गया, उसके अलावा सबसे पहले में 2 2 2 × 2 2 × 2, उसके अलावा 5 × 3 5 × 3, फिर यहाँ पे 7 × सॉरी 3 तो हमने ले लिया था ना, 7 × 1, बस यही हो जाएगा। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा तुम्हारा 420, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एचसीएफ और एलसीएम इसका। उसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं। वेट अ मिनट। अब देखो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो नंबर है ना, ये प्राइम नंबर्स है। मतलब इनका कोई फैक्टर नहीं होगा, मतलब तुम 17 को किसी चीज से डिवाइड नहीं कर सकते हो, इसको कोई भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है। और क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर बस 17 और 1 होगा, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या होगा, 17 और 1। उसी तरह से 23 का फैक्टर क्या होगा, 23 इटसेल्फ और 1। उसी तरह से 29 का फैक्टर क्या होगा, इसका भी फैक्टर होगा 29 और 1। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, बहुत ही तुम्हें ऐसे सामने से दिख रहा है, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1, ठीक। हमेशा याद रखो प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो इसका भी 1 हो जाएगा, और इसका जो एलसीएम हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 17 × 23 × 29। यही है ना फैक्टर्स, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो ये तुम्हारा इनका एलसीएम हो जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 11339, ठीक है। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को भी करना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, गिवन दैट एचसीएफ दे दिया है तुम्हें, और एलसीएम फाइंड करना है। बहुत आसान है, देखो ये हो गया तुम्हारा ए, ये हो गया बी। तुम्हें फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद है तो मैं फिर से लिख दे रहा हूं, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए इंटू बी, ठीक है। हमें क्या दिया गया है, हमें एचसीएफ ऑफ ए बी दिया गया है 9, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा तुम्हारा 9 इंटू, हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ ए बी की जगह पे क्या है 306 और 657 इक्वल टू में क्या आएगा 306 इंटू 657, ठीक है। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ऐसे ही नॉर्मल लिख दे रहा हूं, तुम लोग पूरा लिखना है, ठीक है। तुम लोग पूरा लिखना, एलसीएम ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू, मैं बस एलसीएम लिख दे रहा हूं, एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 9। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा ना, वो तुम्हारा एलसीएम का वैल्यू होगा। ये इसको काटेगा 34 बार में, और इसका आंसर आएगा 22348, और इसका आंसर आएगा 22338। और इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n
देखो यहाँ पे 6n ऐसे n नहीं है, यहाँ पे एक गलती लिखा गया है, ये 6 टू दी पावर n है। तो क्या बोल रहा है 6 टू दी पावर n, जिसमें ये जो n है ना वो क्या है, नेचुरल नंबर है। अब तुम सबको पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। नेचुरल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और कहां तक जाते हैं, इंफिनिटी तक जाते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। आई होप सो क्लियर होगा। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि हमें ये चेक करना है कि ये जो 6 टू द पावर n है, मतलब यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, मतलब 6 टू द पावर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। क्या ये कभी 0 से एंड हो सकता है, मतलब 6 टू द पावर तुम कुछ भी रखोगे तो क्या उसका जो वैल्यू आएगा वो 0 से एंड हो सकता है? तो देखो ऐसा तभी पॉसिबल है ना जब इसके फैक्टर में या तो कोई इवन नंबर आए जैसे कि 2, या फिर ये 5 से एंड करे। देखो यहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखता हूं, इफ 6n has to end with digit 0, it should have 2 and 5 as its factor। अब ऐसा क्यों, 2 और 5 ही फैक्टर में क्यों होना चाहिए? अब देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। सबसे छोटा नंबर लेते हैं जो 0 से एंड होता है। सबसे छोटा नंबर जो 0 से एंड होता है वो क्या है, 10 है ऑफ कोर्स। तो 10 का फैक्टर में क्या आता है, 5 2 जा 10। उसी तरह से कोई भी नंबर ले लेते हैं, चलो मान लेते हैं 80 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। 2 4 4 8 8 16 16 5 8। इसी तरह से अगर तुम दुनिया का कोई भी नंबर ले लेते हो जो 0 से एंड होता है ना, तो उसके फैक्टर में 5 और 2 आएगा ही आएगा। यहां पे भी तुम देख सकते हो 5 और 2 आ रहा है। तो इसलिए अगर 6n को, मतलब 6 टू द पावर n का वैल्यू अगर कुछ ऐसा होगा जो 0 से एंड कर रहा है, इसका मतलब जो 6 है उसके फैक्टर में 2 और 5 तो आना ही आना चाहिए, आना चाहिए। पर क्या आ रहा है, देखते हैं क्या 6 का जो फैक्टर है। चलो 6 को ऐसे करते हैं, 6 का फैक्टर 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो तुम यहां पे देखोगे 2 इंटू 3 इंटू 1, तो यहां पे कहीं पे भी 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, बस 2 आ रहा है। 2 और 5 दोनों आना चाहिए, बस 2 आएगा या फिर बस 5 आएगा तो नहीं होगा, ठीक है। 2 और 5 दोनों आना चाहिए। तो क्योंकि नहीं आ रहा है तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि कभी भी 6 टू द पावर n 0 से एंड नहीं कर सकते, कैनॉट एंड विथ 0 बिकॉज इट डज नॉट हैव 2 and 5 as a factor। 2 and 5 both has a factor, ठीक है। यहां पे both लिख देना, both। बहुत ही आई थिंक मैंने बुरा हैंड राइटिंग में लिखा है, बट आई होप सो तुम्हें सब कुछ दिख रहा होगा, समझ आ रहा होगा। अब हम देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। अब देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो हमें यही प्रूफ करना है कि इसके और इसके एक से ज्यादा फैक्टर है। कैसे प्रूफ करेंगे, इनको सॉल्व करके। सबसे पहले हमें पता नहीं है कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, ठीक है। तो हम मान लेंगे, हम ऐसे लेट कर लेंगे, लेट x एंड y बी 2 कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब x में हम क्या ले लेंगे, इसको ले लेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। और y में हम क्या ले लेंगे, y में ये ले लेंगे हम 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। आई होप सो मैंने सही लिखा है, 7 to 11, हाँ सही लिखा है। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 13 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो पहले 13 को कॉमन ले लेते हैं। ये इतना तो आता ही होगा, बचपन से मैथ्स कर रहे हो यार। 7 इंटू 11 इंटू 13 कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बचा, प्लस यहाँ पे भी 1 बचा, ठीक है। फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 13, 11 7 जा 77 प्लस 1। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13 78। अब इसको मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, रुक जाओ। 13 ऑलरेडी इसका एक फैक्टर हो गया, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पे तुम देख सकते हो, यहां पे भी 5 है, यहां पे भी 5 है, हम यहां पे 5 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, प्लस 1।
समझ में आ रहा होगा ना, बहुत बेसिक है। हमने बस 5 कॉमन ले लिया, 5 ऐसे कॉमन लिया तो 5 को हटा देंगे, क्या क्या बचा, 7 6 4 3 2 और 1 को लिखना जरूरी नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 1 किसी का भी सेम आंसर आता है। और यहां से 5 किया तो यहां पे 1 बचा। खुद भी सॉल्व करते जाओ, बस देखो नहीं, मैथ देखने की चीज नहीं होती है, सॉल्व करने की चीज होती है, ठीक है। अब हम अंदर वाला वैल्यू सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 47 से 42 इंटू 4 3 12 24 प्लस 1। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1009 प्लस 1, सॉरी 8 प्लस 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 51009। अब देखो तुम्हें ऐसे ही पता चल रहा है कि इसका जो वैल्यू है और इसका जो वैल्यू है इसके मोर देन 1 फैक्टर है। कैसे, ऑलरेडी 13 एक फैक्टर निकल चुका है और 1 जो होता है वो सबका फैक्टर होता है, और ये जो खुद नंबर आएगा ना, ये तो खुद तो एक फैक्टर होगा ही, मतलब ये जो 13 इंटू 78 आएगा वो ऑलरेडी एक नंबर खुद का फैक्टर होगा, तो यहां पे ऑलरेडी 3 फैक्टर निकल चुका है। उसी तरह से तुम अगर यहां देखोगे तो यहां पे भी 3 फैक्टर निकल चुका है, एक 5 एक 1, और ये जो मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा वो खुद एक फैक्टर है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि ये दोनों जो नंबर है ना, ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इनके मल्टीपल फैक्टर्स है। बहुत ही आसान था, आई होप से तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 को। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा लेकिन ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो कैसे, क्वेश्चन जब बड़ा होना तो देख के डरा मत करो, ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत इजी वे में पढ़ते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ बना लेते हैं, ठीक है। अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मतलब सोनिया, ठीक है, एक लड़की है, उसको इस फील्ड का चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, उसको इस फील्ड का चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहा है। वो इस पूरे फील्ड का चक्कर लगा रही है और उसको लग रहा है 18 मिनट। उसी तरह से एक और लड़का है, रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। मतलब जो रवि है ना वो भी इसी फील्ड में दौड़ रहा है और उसको लग रहा है 12 मिनट, ठीक है। ये लड़की है, ये सोनिया है, ठीक है, ये लड़का है, ये रवि है, इसको कितना टाइम लग रहा है, इसको लग रहा है 12 मिनट एक पूरा चक्कर लगाने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो एट द सेम डायरेक्शन। मतलब दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने मिनट बाद वो लोग वापस यही स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अब देखो रवि ऐसे दौड़ेगा और 12 मिनट के बाद यहां पे पहुंच जाएगा, लेकिन जो सोनिया है उसको यहां पे पहुंचने में 18 मिनट लगेगा। तब तक तो रवि आगे निकल चुका होगा, है ना, रवि तो आगे निकल चुका होगा, वो रुक थोड़ी जाएगा वहां पे। 12 मिनट में यहां पे आया, उसके बाद फिर वो आगे निकल गया, वहीं सोनिया को आने में 18 मिनट लग रहा है। तो ऐसे में वो लोग कब एक साथ मिलेंगे? बहुत ही आसान है, इनका एलसीएम फाइंड कर लो। जैसे ही तुम इन दोनों नंबर का 12 मिनट और 12 और 18 का तुम एलसीएम फाइंड करोगे ना, हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सा मल्टीपल नंबर है जो इन दोनों के मल्टीपल में कॉमन है, और वही नंबर तुम्हारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा सोचो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। तो सब हम लोग को एलसीएम फाइंड करना है। हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे, बहुत ही आसान है। पहले 18 का कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, उसी तरह से 12 का कर लेते हैं, ठीक है। अब इनका एलसीएम क्या होगा, बहुत आसान है। पहले तो यहां लिख लेते हैं, वेट 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 का निकला 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। कॉमन क्या है, एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, ठीक है। तो एलसीएम में हम कॉमन वाला लिखते हैं और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं, लेकिन कॉमन वाला बस एक बार लिखाता है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 36, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 मिनट। 36 मिनट में वो लोग वापस एक साथ मिलेंगे। कैसे, देखो देखो कैसे, रवि 12 मिनट घूम के आया, ठीक है, फिर 12 मिनट घूमा 24 मिनट, फिर एक बार 12 मिनट घूमा 36 मिनट, ठीक है। 3 बार घूमेगा, 12 12 12 कितना हो जाएगा, 12 3 36, यहां पे आ जाएगा 36 मिनट में। अब देखो सोनिया स्लो है, ठीक है, वो 18 मिनट में एक बार में यहां पे आती है, फिर वो 18 मिनट में एक बार में यहां आती है, तो 18 प्लस 18 कितना होता है, 36। तो ये भी 36 मिनट में यहां पे आके रुकती है। तो दोनों 36 मिनट में आके एक ही जगह पे रुक रहे कि नहीं, ये तो मैंने ऐसे लेम लैंग्वेज में तुम्हें समझा दिया। आंसर ऐसी एलसीएम निकाल के ही निकलता है, तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो ऐसे इस टाइप का जहां पे भी क्वेश्चन आए तुम्हें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, तो समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा नाम है सुधांशु और अब मैं तुम्हें आगे के टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, तो अगले टॉपिक में हमें रियल नंबर के टाइप्स को पढ़ना है, जो कि रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे कोई भी नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, और जो p और q होगा वो एक इंटीजर होगा और q 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। जैसे कि 5 है
तो क्या 5 एक रैशनल नंबर है? यहां पे हमें बोला जा रहा है कि इसे हमें p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हाँ 5 एक रैशनल नंबर है। अगर हम 5 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं तो ये हो गया ना p बाई क्यू फॉर्म। ये इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है और q 0 के इक्वल नहीं है और साथ ही साथ 5 और 1 जो है ये दोनों इंटीजर्स भी हैं। तो एक रैशनल नंबर का एग्जांपल हो गया। और रैशनल नंबर के जो है बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो एक एक टाइप को एक एक करके पहले देख लेते हैं। सबसे पहला है नेचुरल नंबर। तो हम जो रेगुलरली काउंटिंग के लिए जो नंबर्स यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो कि इंफिनिटी तक जाता है, अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं, तो ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब अगला टाइप देख लेते हैं जो कि होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स में कुछ अलग नहीं है, ये जो नेचुरल नंबर्स है इसी को अगर हम इसमें जीरो इंक्लूड कर दे और जब नेचुरल नंबर जीरो से स्टार्ट होने लगे, 0 1 2 3 4 और इंफिनिटी तक जाने लगे, तो इसे हम होल नंबर्स बोलने लगते हैं। और अगला टाइप जो है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स होल नंबर्स ही होते हैं लेकिन वो नेगेटिव में भी जाते हैं। मतलब क्या है कि जीरो के पॉजिटिव में तो इधर जा ही रहा है 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक, साथ ही साथ ये नेगेटिव में भी जाएगा, यानी कि -1 -2 -3 या माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। तो इसी को हम इंटीजर्स बोल देते हैं। बहुत ही सिंपल सा चीज है, क्लियर होगा तुम्हें बिल्कुल। रैशनल नंबर क्या है? p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं और q 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? अब रियल नंबर के दूसरे टाइप को देखते हैं जो कि होते हैं इररेशनल नंबर्स। अब इररेशनल नंबर्स क्या हो गए? रैशनल नंबर्स का उल्टा हो गया। p बाई क्यू फॉर्म में हम इन्हें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। यही हो गया तुम्हारा इररेशनल नंबर। तो इररेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे √2 हो गया, ये एक इररेशनल नंबर है, इसे हम p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अगर जबरदस्ती कोशिश करते हैं इसको p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का, अगर √2 को हम √2/1 लिख देते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर √2 इंटीजर नहीं होगा और ये कंडीशन नेसेसरी है कि p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो √2 एक इररेशनल नंबर है। साथ ही साथ और इररेशनल नंबर क्या हो सकता है? पाई एक इररेशनल नंबर है, इसे हम 22/7 तो लिखते हैं, पर अगर हम इसे डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो ये कहां पर एंड होगा ये हमें पता नहीं है। तो √2 √3 √5 पाई इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं ये सारे इररेशनल नंबर्स होते हैं। अब तुम ये मत समझ लेना कि सारे रूट वाले नंबर्स इररेशनल नंबर होते हैं, फिर तो वैसे तुम √4 को भी इररेशनल बोल दोगे। पर √4 इररेशनल क्यों नहीं होगा? क्योंकि √4 तो 2 के बराबर हो जाता है और 2 एक रैशनल नंबर है। तो आई होप तुम्हें रैशनल और इररेशनल नंबर्स के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। अब आगे के टॉपिक को देखते हैं। हाँ, अब इस चीज को देखना क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। बहुत ही सिंपल सा चीज है, देखते हैं क्या होता है। जैसे हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं 3.1 2.5 6.76 5.42। अब इन नंबर्स में क्या है, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं, यहां पे डेसिमल के बाद एक ही नंबर रुक जा रहा है, इसके आगे और कोई नंबर नहीं है। 2.5 के बाद एक ही नंबर है, 6 के बाद एक ही नंबर 76, ये यहां पे एंड हो जा रहा है। यानी कि डेसिमल के बाद वाले जितने भी नंबर्स हो रहे हैं वो लिमिटेड नंबर में है और वो कुछ नंबर्स के बाद रुक जा रहे हैं। यहाँ 4 2 के बाद आगे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे रुक गया। अब उसी तरह से इसमें देख लेते क्या होता है। यहाँ पे कुछ नंबर्स को देख लेते हैं 2.11111 3.62 62 62 7.326 326 326। यहां पे एक चीज देख पा रहे हो, तो डेसिमल प्लेसेस के बाद वाले जो भी नंबर्स हैं ये रिपीट हो रहे हैं। और एक बात और, ये कभी एंड नहीं होने वाला है, ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा। 3.211111 चलता जाएगा, इंफिनिटी तक चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। उसी तरह से ये जो 3 है 3.626 62 62 62 62 62 ये चलता जाएगा, ये कभी एंड नहीं होगा। पर ये सेम पैटर्न को हमेशा फॉलो करेगा, 62 62 62 62 यही रहेगा, ये कभी बदलेगा नहीं। उसी के अलावा इसे देख लो 7.326 326 326 326 326 ये चलता रहेगा, ये एंड नहीं होगा। तो इसमें क्या है, ये एंड नहीं होता है लेकिन ये कॉमन पैटर्न फॉलो करता है, इसलिए हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि कभी टर्मिनेट नहीं होगा या डेसिमल प्लेसेस के बाद, और रिपीटिंग पर जो पैटर्न है वो रिपीट होगा, इसलिए हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये रैशनल नंबर्स में होता है।
रैशनल नंबर्स में होता है ये चीज। जब p बाई क्यू फॉर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, और उसका जब आंसर आता है तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। इसके अलावा अगर कुछ भी होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा और वो इररेशनल नंबर हो जाएगा। अब ये देख लेते क्या होता है। जैसे कोई भी एक रैंडम नंबर है 5.2167438, ये कुछ भी है, डेसिमल प्लेसेस का कुछ भी, और ये कभी एंड नहीं हो रहा है और ये कभी एंड नहीं होने वाला चीज है। मतलब कि ये कोई ना पैटर्न फॉलो कर रहा है ना ही एंड हो रहा है, इसलिए हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। तो इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं तुम्हारे इररेशनल में। इतना समझ में आ गया। अब आगे के टॉपिक्स को देखते हैं। देखो तुम लोगों को ये तो समझ में आ गया कि डेसिमल एक्सपेंशन को देख के कैसे समझते हैं कि कौन सा नंबर रैशनल है कौन सा इररेशनल है। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाले डेसिमल प्लेसेस वाले जो नंबर होते हैं वो सारे इररेशनल होते हैं। उसी तरह से एक और तरीका है ये पता करने का कि एक नंबर रैशनल है या इररेशनल है। तो कोई भी एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, उसका जो रूट अंडर होता है वो एक इररेशनल नंबर आता है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ये मैं तुम्हें समझाता हूं। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जब किसी भी नंबर को हम किसी दूसरे छोटे नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसे हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। जैसे कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर क्यों है? क्योंकि ये 2 के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। साथ ही साथ 9 भी एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि ये 3 के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो परफेक्ट स्क्वायर वाले जितने भी नंबर्स होते हैं उनका रूट करोगे तो वो रैशनल नंबर आएगा, पर एक इम्परफेक्ट स्क्वायर वाला जो भी एक इंटीजर होगा उसका अगर तुम अंडर रूट करोगे तो एक इररेशनल नंबर आएगा। जैसे कि 2 जो है ये किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। अगर तुम इसका रूट 2 करोगे, अगर इसमें रूट लगा दोगे तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगा। इस कारण से रूट 2 जो है वो एक इररेशनल हो जाएगा। इसी टाइप से जितने भी ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, याद रखना मैंने बोला है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। 4 और 9 यहां पे परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 4 और 9 किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर कोई ऐसा नंबर है जो किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है तो अगर तुम उसका अंडर रूट करोगे तो एक हमेशा एक इररेशनल नंबर आएगा। साथ ही साथ परफेक्ट क्यूब भी होता है और उसमें भी अगर एक नॉन परफेक्ट क्यूब वाला नंबर है और अगर तुम उसका क्यूब रूट करोगे तो एक इररेशनल नंबर आएगा। जैसे कि 27 एक परफेक्ट क्यूब वाला नंबर है क्योंकि ये किसी दूसरे नंबर के क्यूब के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये 3 का क्यूब है, लेकिन 3 जो है ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है क्योंकि 3 किसी और दूसरे नंबर के क्यूब के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो एक इम्परफेक्ट क्यूब हुआ। तो इसका हम अगर रूट अंडर करेंगे या फिर क्यूब रूट करेंगे तो जो नंबर आएगा वो हमेशा एक इररेशनल नंबर होगा। इसलिए √3 √2 इस टाइप के जितने भी इम्परफेक्ट स्क्वायर इम्परफेक्ट क्यूब वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमेशा इररेशनल नंबर्स होते हैं। आई होप तुम्हें ये चीज क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इससे पहले कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करें हमें एक बात जानना बहुत ही जरूरी है। वो क्या है? याद होगा मैंने तुम्हें बताया था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स हमेशा p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं और कंडीशन यह था कि q 0 के इक्वल नहीं होता है। और साथ ही साथ p और q दोनों जो है ये दोनों इंटीजर्स होते हैं। एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये p और q जो होते हैं ना ये को प्राइम नंबर्स होते हैं। अब को प्राइम नंबर क्या होता है? तो जब भी किन्हीं भी दो नंबर्स का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उसे हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे 5/7 है तो इन दोनों नंबर का अगर हम कॉमन फैक्टर निकालने जाएंगे तो क्या होगा? 5 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 और 5 हो जाएंगे। 7 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 और 7 हो जाएगा। अब इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। इसके अलावा तो तुम्हें कोई कॉमन फैक्टर दिखाई नहीं दे रहा होगा। 5 और 7 अलग अलग है। तो ये दोनों नंबर जो है ये आपस में को प्राइम है। तो यही होता है को प्राइम नंबर। इसके अलावा और कुछ चीज नहीं है। सिंपल, किन्हीं भी दो नंबर्स का जब 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता है
तो वो को प्राइम नंबर होता है। अब तुम बोलोगे कि सर 12/6 भी तो एक इंटीजर है, अब ये दोनों को प्राइम कहाँ है, इनके तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, तो इन्हें हम को प्राइम नंबर्स कैसे बोल सकते हैं? इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि ये दोनों इंटीजर्स हो गए। अब सिंपल सी बात है, इसे तुम सिंप्लीफाई करोगे, हो गया ना ये दोनों को प्राइम। तो बस यही है को प्राइम, किन्हीं भी दो नंबर्स का जब आपस में सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर होता है, वन के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो यही को प्राइम नंबर होता है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो अब जल्दी से एक्सरसाइज 1.2 को देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। हमें रूट 5 को इर्रेशनल प्रूव करना है। तो रूट 5 को इर्रेशनल प्रूव करने से पहले हम ये मान लेते हैं कि हमें ये पता ही नहीं है कि रूट 5 रैशनल है या इर्रेशनल। तो पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि रूट 5 रैशनल है। तो हम यहां पे लिखेंगे लेट्स अज्यूम रूट 5 इज रैशनल। अब हमने अज्यूम किया है कि रूट 5 रैशनल है, तो हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि रूट 5 को a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब रूट 5 को a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हमने ये भी पढ़ा था कि a और b जो होते हैं ये को प्राइम्स हैं। को प्राइम्स है यानी इनका वन के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो हम b को इधर ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा b रूट 5 इक्वल्स टू a। अब हम दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देते हैं, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर 5 इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो क्या हम रूट 5 को इधर लाके a स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। a स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है, तो क्या a भी 5 से डिविजिबल होगा? a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये हमारा निकल गया पहला कंक्लूजन। अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को देखते हैं। हम एक और अजम्पशन लेते हैं कि लेट a इक्वल्स टू 5c। यहाँ पे c क्या है? c एक इंटीजर है, ठीक है। तो अब हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, यहां से a की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि 5b स्क्वायर जो है हमारा वो इक्वल हो जाएगा 5c स्क्वायर से, क्योंकि हम इस इक्वेशन में इस a की वैल्यू को रिप्लेस कर दिए। यहाँ पे a स्क्वायर था और हमने यहाँ पे माना था कि a 5c के बराबर है, तो हमने यहाँ पे a को रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे a की जगह 5c डाल दिया। ये सेम इक्वेशन है, ये सेम इक्वेशन है, बस यहाँ a को 5c से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। अब हम क्या 25 को 5 से काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। यहाँ पे हमारा इक्वेशन आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। तो क्या 5 को हम इधर लाके b स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो इससे हमारा एक और चीज प्रूव होता है, यहाँ पे लिखते हैं। क्या प्रूव होता है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तब इससे क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला कि हम लोगों ने ये माना था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है और इसे हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, और a और b जो है ये दोनों को प्राइम्स है, मतलब कि a और b का वन के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। पर हमने अभी अभी क्या प्रूव किया कि a इज डिविजिबल बाय 5, मतलब कि a का 5 फैक्टर है, और एक और चीज हमने प्रूव किया b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इससे क्या हुआ कि हमारे स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया
क्योंकि हमने तो माना था कि ए और बी का 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ ए का 5 कॉमन फैक्टर निकल गया और यहाँ बी का 5 कॉमन फैक्टर निकल गया, मतलब 1 के अलावा 5 भी एक कॉमन फैक्टर निकल गया। तो को प्राइम नंबर्स के दो दो कॉमन फैक्टर तो नहीं हो सकते, तो इससे हमारे इस वाले स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन आ गया मतलब क्या है कि एक रैशनल नंबर नहीं है, √5 एक इर्रेशनल नंबर है। इस चीज को हम लिख भी सकते हैं, क्या लिखेंगे, ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 5, so it contradicts with our assumption. Thus, √5 is an irrational number. Is an irrational. समझ में आया? आई होप तुम्हें क्लियर होगा। मैं फिर से तुम्हें समझा दे रहा हूं सेम क्वेश्चन को। हमें बोला गया था √5 को इर्रेशनल प्रूव करना है। हमने पहले अज्यूम किया कि √5 एक रैशनल नंबर है। अब हमने ये अज्यूम कर लिया कि √5 रैशनल नंबर है, तो हमें इसे a बाई बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। a बाई बी को प्राइम्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया कि ये रैशनल नंबर है। अब हमने क्या किया, b को हम इधर ले गए, दोनों साइड स्क्वायर किया, हमारा ये इक्वेशन आया b² 5 = a²। इससे हमारे ये कंक्लूजन निकला कि a² 5 से डिविजिबल है, इसी कारण से a भी 5 से डिविजिबल है। ये हमारा पहला कंक्लूजन निकला। फिर हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आए, यहां हमने अज्यूम किया कि a 5c के इक्वल है और c एक इंटीजर है। फिर हमने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में रिप्लेस किया, तो इससे क्या हो गया कि हमने a को 5c से रिप्लेस कर दिया, तो हमारा इक्वेशन बन के आ गया 5² = 5c²। और हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो हमारा आ गया b² = 5c²। इससे ये प्रूव होता है कि अगर हम 5 को इधर ले जाते हैं तो b² 5 से डिवाइड हो सकता है, और अगर b² 5 से डिवाइड हो सकता है तो b भी 5 से डिवाइड हो सकता है। तो हमारे पास दो कंक्लूजन निकल के आया कि a इज डिविजिबल बाय 5, b इज डिविजिबल बाय 5। तो दोनों के कॉमन फैक्टर्स 5 हो गए, जो कि हमारे स्टेटमेंट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कॉन्ट्राडिक्ट क्यों करता है? क्योंकि a और b को को प्राइम होना चाहिए, तभी ये रैशनल नंबर होगा। और को प्राइम नंबर का ये खासियत है कि उसका 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता है। पर हमारा स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, इसलिए हमारा कंक्लूजन निकल के आया कि √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो मैंने सेम क्वेश्चन को तुम्हें दो बार अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो पीछे जाओ, वीडियो को दोबारा देखो, तुम्हें बिल्कुल समझ में आएगा। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। इसमें हमें बोला जा रहा है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। इसमें भी हम सेम तरीका फॉलो करेंगे। यहां भी हम क्या करेंगे, लेट अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे, दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। ठीक है, तो हमें अब ये भी अज्यूम करना पड़ेगा कि 3 + 2√5 जो है इसे हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, और a और b जो है ये को प्राइम है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब इस इक्वेशन में 3 को उधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2√5 a बाई बी, 3 इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -3/1। तो हमारे पास आ जाएगा √5 = यहाँ पे b आ जाएगा a - 3b, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा √5 = a - 3b। 2 इधर आया था तो ये हो जाएगा 2b। अब इस चीज को देखो, यहाँ पे b इस बॉक्स के अंदर आ जा रहा है, इसको इग्नोर करना। हमें ये देखना है √5 = a - 3b/2b। इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये p/q के फॉर्म में है।
ठीक है, तो ये रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन पिछले क्वेश्चन से हमें क्या पता चला था कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि इक्वेशन के इस साइड पार्ट वाला रैशनल है, इस साइड वाला इर्रेशनल है, और हमें यह पता होना चाहिए कि रैशनल और इर्रेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकता है। रैशनल और इर्रेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये भी हमारे इस स्टेटमेंट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है, जो हमने माना था कि 3 + 2√5 एक रैशनल है। समझ में आ गया? तो हमने प्रूफ कर दिया कि 3 + 2√5 इर्रेशनल है। तुम इसका भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। सिंस दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स विथ आवर assumption, we can say that 3 + 2√5 is irrational number. आई होप तुम्हें इतना क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी है एक्सरसाइज 1.2 में, पर मैं तुम्हें यह भी नहीं बताने वाला हूं क्योंकि मैंने तुम्हें इनफ एक्सप्लेन कर चुका है, और 2 क्वेश्चंस भी बताया है जिसमें तुम्हें लॉजिक अप्लाई करके ये बताया है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ भी सेम लॉजिक अप्लाई होगा। तुम्हें इन सारे नंबर्स को पहले रैशनल एज्यूम करना है, फिर उसमें कुछ लॉजिक लगाना है, और लास्ट में तुम्हें कॉन्ट्राडिक्शन शो करना है और ये प्रूव कर देना है कि ये सारे नंबर इर्रेशनल है। तो आई होप तुम्हें ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस एक्सरसाइज के एंड होने के साथ साथ ये चैप्टर भी यहीं पे एंड होता है। हमने अपना बेस्ट एफर्ट दिया है ताकि तुम्हें चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझ में आ पाए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड बाय बाय।